हाँ भाई, तो दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चन जो कि अनीस हुसैन के पेपर में हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो हमारे पास दो तरह की ब्रीदिंग होती है, एक नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है और एक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैंने चूँकि समझाया नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब क्या है। हमारे पास ये मौजूद है ट्रेकिया, ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई के अंदर और ये लंग्स में, ये लंग्स है, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त हमने सांस लेके बाहर छोड़ दिया, ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, अगर आप प्रेशर देखें तो बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। और चूँकि ये जो जितना भी पोर्शन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो अंदर का प्रेशर जो है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। ये ज़ीरो के बराबर है। अब यहाँ पर लगा हुआ है डायफ्राम। जब आप इंस्पायर करना चाहते हैं, जब आप सांस अंदर लेना चाहते हैं, तो आपका मेन मसल जो है वो डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम जो है इस वक्त ये डोम शेप है, ठीक है, ये इस तरह का है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट होकर नीचे आएगा, तो इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी। जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो चूँकि ये लंग्स के साथ चिपका हुआ है, लंग्स को भी नीचे खींचेगा। जब लंग्स नीचे खींचेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। और बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर जो है जब वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर था, लंग्स के अंदर जो प्रेशर था वो ज़ीरो था। अब ज़ीरो से ये जाएगा -1 -2, ये डिक्रीज़ होगा। जब ये प्रेशर डिक्रीज़ होगा और बाहर का प्रेशर नॉर्मली ही है, बाहर का प्रेशर ज़ीरो है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है इस वक्त और अंदर का प्रेशर क्या हो चुका है, अंदर का प्रेशर कम हो चुका है। तो एयर खुद ब खुद हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। दिस इज़ वाई इसे हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का नाम देते हैं, क्योंकि हम ब्रीदिंग के लिए नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं। हम एयर को फोर्स नहीं करते। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि हम बाहर का प्रेशर बढ़ाते, बाहर से पुश करते एयर अंदर की तरफ, वो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। बट नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब ये है कि हम अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एयर को हमें अंदर धकेलना नहीं पड़ता, एयर खुद ब खुद अंदर मूव करती है। तो ये ह्यूमंस के अंदर, दैट इज़ वाई से हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का नाम देते हैं। नाउ, व्हाई आर एम्फीबियंस कंसिडर्ड एज अनसक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट। तो बुक के अंदर आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। एक तो इनकी स्किन के ऊपर कवरिंग मौजूद नहीं है, नेकेड स्किन है, ठीक है। दूसरा, इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर डिपेंडेंट होती है। इनके जो एग्स हैं उनके ऊपर शेल मौजूद नहीं होता। इनकी किडनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये कुछ रीज़न है। दैन इनके पास क्लॉज मौजूद नहीं है जो कि ज़मीन पे चलने के काम आते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से इन्हें अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वाई पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो पॉलीमराइजेशन के अंदर होता यह है कि दो यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, और ये इस तरह से मिलते हैं कि इनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है। तो चूँकि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो वाटर के रिमूवल को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब यह है कि कोई चीज़ बन रही है। तो चूँकि ये बनने का प्रोसेस इस तरह के एक चीज़ बन रही है और साथ साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, दैट इज़ वाई पॉलीमराइजेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। ओके, जहाँ तक रीजनिंग क्वेश्चन लिखने की बात है तो अगर आपके दिमाग में मेन आइडिया मौजूद है तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। और अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो सर्च करें गूगल के ऊपर, आपको इंग्लिश के अंदर आंसर जो है वो इसका मिल जाएगा। वाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज़ फास्टर दैन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहली बार जब कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो उस पर जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो चूँकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि पहली बार ऑर्गेनिज्म आया होता है तो उसे आइडेंटिफाई करने में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब दोबारा कोई वही ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो पहले के मुकाबले में इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर होता है। उसका रीज़न होता है, इसका एक लाइन का आंसर जो है वो मेमोरी सेल्स हैं। हमें पता है कि जब भी इम्यून सिस्टम अपना अटैक करता है तो कुछ सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, जो कि उस एंटीजन की या उस ऑर्गेनिज्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रख लेते हैं। और जैसे ही सेकंड टाइम वो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये मेमोरी सेल्स जो हैं ये सब कुछ जा कर बता रहे होते हैं कि वी हैव एनकाउंटर्ड दिस, और हमने इस तरह से इसे जो है वो मारा था। तो दैट इज़ वाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से, बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेल्स। Now, how fats and oils are digested when the pancreatic juice is hydrophilic in nature? अच्छा, अब इसके अंदर जो रोल आता है वो आता है बाइल का। तो हमें पता है कि लिपिड्स की डाइजेशन के लिए जो है वो बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो और
लिपिड जो है वो हमारा हाइड्रोफोबिक है, तो अगर आप किसी भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को पानी के अंदर डालेंगे तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, सब आपस में मिल जाएंगे, जितने भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस है, जितना भी लिपिड होगा वो इस पानी के अंदर मिल जाएगा। अब इसके ऊपर जो एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, ठीक है, जो लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, तो लिपिड की डाइजेशन के लिए किया ये जाता है कि इनको तोड़ा जाता है, पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर तोड़ा जाता है। ये काम कौन करता है? ये काम बाइल करता है। बाइल के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के दो पोर्शंस होते हैं। जिस तरह आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके दो हिस्से आपने पढ़े, एक हाइड्रोफिलिक एरिया होता है और एक हाइड्रोफोबिक एरिया होता है। बिल्कुल इसी तरह बाइल सॉल्ट्स जो हैं उनके भी दो एरियाज़ होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एरिया होता है, एक हाइड्रोफिलिक एरिया होता है। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये अगर लिपिड है तो इसके साथ यहाँ से जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोफोबिक एरिया है ये वाला, और ये वाला हाइड्रोफिलिक एरिया है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक एरिया है और ये हाइड्रोफिलिक एरिया, तो ये इसको कवर कर लेता है। तो इससे होता ये है कि ये जो बाइल का बड़ा सा एक ग्रुप था, सॉरी ये जो लिपिड का एक बड़ा सा ग्रुप था, इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ दिया जाता है, एंड देन जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है वो आसानी से इसके ऊपर वर्क कर सकता है। तो फैट्स एंड ऑयल्स क्यों डाइजेस्ट किए जा सकते हैं जबकि पैंक्रियाटिक जूस हाइड्रोफिलिक इन नेचर है? तो बाइल सॉल्ट्स की वजह से। बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो लिपिड्स के साथ कंबाइन होकर उन्हें स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस यही होता है कि जिसके अंदर जो लिपिड है उन्हें एमल्सिफाई किया जाता है, स्मॉल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है वो इनके ऊपर वर्क कर सके। नाउ व्हाई आर पैरासिटिक वर्म्स नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं बट वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आप पढ़ते हैं कि पैरासाइटिक एडेप्टेशंस हुई हैं वर्म्स के अंदर, तो उनमें से एक एडेप्टेशन ये है कि उनकी बॉडी जो है उन्होंने कवर कर ली है एक बहुत थिक क्यूटिकल से, जो कि उन्हें बचाती है बहुत सारे जो हमारे डाइजेस्टिव केमिकल्स हैं उनसे डाइजेस्ट होने से बचाती हैं। तो दैट इज़ वाई जो पैरासाइटिक वर्म्स हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं और वो इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं उनसे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। सो दिस इज़ इट। ये थे रीजनिंग क्वेश्चन अनीस हुसैन के।